नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। आज हरिद्वार दौरे पर आएंगे सीएम धामी। आर्यनगर गाजीवाली गांव पहुंचेंगे सीएम धामी। मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जन चौपाल में क्षेत्रीय विकास, जन समस्याओं को सुनेंगे। शाम 5 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक गणमान्य मौके पर मौजूद रहेंगे। जन चौपाल के माध्यम से सरकार जनता से सीधा संवाद के जरिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उतर रहे हैं और इसी बीच में देखा गया है कि दौरा मुख्यमंत्री का बेहद खास रहने वाला है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हर्ष सैनी जुड़ रहे हैं। हर्ष, जिस तरह से मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा है आज और आज मुख्यमंत्री सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे, क्या अपडेट आपको मिलता हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। सियासी हलचल भी आज तेज रहेगी हरिद्वार में और साथ ही सीएम धामी अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज हरिद्वार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो 4 बजकर शाम को 25 मिनट पर देहरादून से वो हेलीकॉप्टर के द्वारा हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री धामी शाम 4:40 पर बताया जा रहा है कि गाजीवाली जो हेलीपैड पर है वहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे। इसके बाद तकरीबन शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामपुर कांगड़ी क्षेत्र के आर्यनगर में आयोजित मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं। इस क्षेत्रीय कार्यक्रम में क्षेत्र चौपाल में क्षेत्रीय विकास, जन समस्याओं और सरकारी योजनाओं के विस्तार को लेकर सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाएगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम समाप्ति के बाद सीएम धामी तकरीबन शाम 6:30 पर देहरादून के लिए रवाना होंगे। आज इस प्रकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। जी बिल्कुल हर्ष, चूंकि चुनाव है अगले साल विधानसभा और इससे पहले की जनता से रूबरू होने के लिए तमाम कवायद शुरू है। सरकार की ओर से ये संवाद कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, जाहिर तौर पर से जनता के बीच में जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो संवाद होगा और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण कड़ी ये भी जुड़ जाती है कि कुल मिलाकर जो जनता और सरकार की एक साथ आमना सामना होगी, उससे भी पार्टी को बहुत फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है कि संवाद के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच में सरकार अभी से उतर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाया गया है। कार्यक्रम का नाम रखा गया है कि धामी सरकार जन जन के द्वार। ये कार्यक्रम भी लगातार उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जो तमाम जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं या कहें जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो जनता के द्वार खुद जा रहे हैं। यानी कि जनता को अब सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार के प्रतिनिधि ही जनता के द्वार जा रहे हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो कार्यक्रम है जन जन के द्वार, ये भी यहाँ पर लगातार उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अब कहीं ना कहीं चौपाल के जो कार्यक्रम है उसमें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जनता के बीच जाने वाले हैं और जहां पर चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से सीधा संवाद करेंगे। यानी जनता और सीएम के बीच में सीधा संवाद होगा और तमाम जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2027 में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले इस प्रकार मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं और इसको लेकर लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी रूप से भारतीय जनता पार्टी की अगर राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ये जो कार्यक्रम है उससे कहीं ना कहीं बहुत मजबूती मिलने वाली है। और जिस एरिया में ये कार्यक्रम आज होना है तो यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का ये क्षेत्र है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के करीबी भी वो माने जाते हैं। तो जिसको लेकर लगातार यहाँ पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है और राजनीति में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा चुनाव में देखने को जरूर मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया हर्ष, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो शाम 5 बजे हरिद्वार सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस की पूरी तैयारी, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम
पहले ही कर चुका है। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक गणमान्य इसमें मौजूद रहेंगे। जन चौपाल के माध्यम से सरकार जनता से सीधा संवाद होगा। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, परेड ग्राउंड से राजभवन तक कांग्रेस का कूच है आज। महिला अपराध बेरोजगारी मुद्दे को लेकर लोकभवन का घेराव देखने को मिला है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज लोकभवन कूच करेंगे। लोकभवन कूच को लेकर कांग्रेस की पहले से ही तैयारी थी। हजारों कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस के लोक भवन कूच के चलते डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक रूट। कांग्रेस का कूच है आज और इसी कड़ी में यह देखा गया है कि भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं। महिला अपराध बेरोजगारी मुद्दे को लेकर लोक भवन का आज घेराव करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी रहने वाले हैं। परेड ग्राउंड से राजभवन तक कांग्रेस का कूच है आज और इसी कड़ी में इन तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बड़े मुद्दा उठाए जा रहे हैं और कई मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को यानी कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार को घेरने की तमाम कोशिश की जा रही है। अरुण सैनी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। अरुण, अब जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी कूच कर रही है और इस दौरान कई बड़े मुद्दे भी हैं उनके पास सत्ता पक्ष से पूछने के लिए, कुल मिलाकर जो ये कूच किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्या असर दिखाने की तमाम ये कोशिश की जा रही है? यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश के पूरे प्रदेश से जो है नेता जो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर बड़ी बिल्कुल, अब अरुण लौटूंगे आपके पास। और हालांकि इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम कवायद शुरू कर दी गई है। चूंकि ये कहा भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है। चूंकि 4 साल बीत गए, इस तरह के मुद्दे कभी उठाए नहीं गए और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं जिस तरह से कूच कर रहे हैं, जिस तरह से इन मुद्दों को उठा रहे हैं, महिला अपराध बेरोजगारी मुद्दे को लेकर लोक भवन का घेराव किया जा रहा है, जाहिर तौर पर एक राजनीतिक संकेत भी है। लेकिन इसी बीच में यह भी देखा जा रहा है कि अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही बड़ी खूबसूरती भी है कि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है और सरकार उसी की राह पर आगे बढ़ते हुए सारे कामों को सरकार की ओर से किया भी जाता है। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हैं, राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। वहां पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को यहां पर मिल रहा है। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्या आपके पास तस्वीर है? अरुण, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है। राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हुजूम के साथ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। और इसी बीच में महिला अपराध बेरोजगारी का मुद्दा भी है। लोक भवन का आज घेराव है और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसमें नजर आ रहे हैं। लोक भवन पहुंचने की पूरी तैयारी है, कुछ कर चुके हैं और इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और कुल मिलाकर सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि इसमें कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक राजनीतिक संकेत यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। कुमारी सैलजा जो हैं वो सांसद, जो उनका भी आज इस पोस्टर बैनर में फोटो लगा हुआ है और खबर ये भी निकल कर के सामने आई है कि कुमारी सैलजा भी पहुंचने वाली है यहां पर। लेकिन जो तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं किस तरह से मंच जो है वो आज सज धज करके तैयार हो गया है और यहां से इस मंच के जरिए इन मुद्दों को उठाया जाएगा। परेड ग्राउंड से आज कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल करेगी और ये देखिए तस्वीरें,
राजभवन घेराव का जो ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कुमारी सैलजा दिख रही हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की आप इस पोस्टर में मौजूदगी नजर आ रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता हल्ला बोल कर रहे हैं सड़कों पर। परेड ग्राउंड से राजभवन तक कांग्रेस पार्टी कूच करती हुई नजर आएगी। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बीजेपी ने उत्तराखंड में सत्ता वापसी का रूट प्लान तैयार किया है। 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 1.5 से 2 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का एक बड़ा लक्ष्य भी है। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की आने की ये बड़ी संभावना। धामी सरकार पेश करेगी प्रमुख उपलब्धियां। 2027 विधानसभा चुनाव पर यह फोकस जबरदस्त तरीके से रहने वाला है। सरकार के समन्वय से चुनावी रणनीति पर मजबूत करने की पूरी तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में सत्ता वापसी को लेकर रूट तैयार कर चुकी है। 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और इसी दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती हुई नजर आएगी, जिसमें यह खबर मिल रही है कि इस रैली में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं। संभावनाएं जताई जा रही है। धामी सरकार पेश करेगी अपनी पूरी उपलब्धियां कि 4 साल में सरकार को कैसे चलाया गया, क्या उपलब्धियां रही हैं, विकास की राह किस तरह से तैयार किया गया है और इसके साथ साथ रोजगार कितना दिया गया है प्रदेश में, किसान और किसानी के लिए क्या किया गया है, टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, यानी तमाम उपलब्धियां इस रैली के जरिए सरकार गिनवाती हुई नजर आएगी। खबर यह भी कि प्रधानमंत्री अमित शाह की आने की भरपूर संभावना है। धामी सरकार प्रमुख अपनी उपलब्धियां जो है वो पेश करेगी। 2027 में विधानसभा चुनाव है और इसी के मद्देनजर इसी पर फोकस रखते हुए सरकार की ओर से ये रैली तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में सत्ता वापसी का रूट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होंगे और इसी दौरान अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार महत्वपूर्ण एक रैली करेगी। उत्तराखंड सरकार और धामी सरकार ये गिनवाएगी कि सरकार ने इस प्रदेश में 4 साल में कितने विकास किए हैं, विकास की राह को कैसे तैयार किया गया। इसके साथ साथ टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आई, किसान और किसानी के क्षेत्र में किस तरह से सरकार काम करती रही और इसके साथ महिला रोजगार पर भी किस तरह से महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया है, सशक्तिकरण की दिशा में सरकार किस तरह से काम कर रही है, यानी तमाम उपलब्धियों को सरकार गिनवाती हुई यहां पर धामी सरकार नजर आएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, उत्तराखंड में शिक्षकों को एआई में दक्ष बनाने की बड़ी पहल शुरू कर दी गई। उत्तराखंड सरकार विकसित करेगी सीपीडब्ल्यू माफ कीजिएगा सीपीडी कार्यक्रम। शिक्षकों को उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस करने पर फोकस रहेगा। कक्षा शिक्षण को एआई आधारित नवाचारों से जोड़ा जाएगा। छात्रों को सीखने के परिणाम सुधारने का लक्ष्य है और राष्ट्रीय मॉडल पर आधारित ये कार्यक्रम लागू होगा। 13,825 सरकारी स्कूलों में लागू करने की पूरी तैयारी भी है। तो सरकार एआई की दिशा में भी आगे बढ़ती हुई और एआई समिट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चलता हुआ और इसी बीच में उत्तराखंड सरकार भी इस नवाचार को और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों के और शिक्षण संस्थानों को में और थोड़ा उन्नत बनाने के लिए एआई आधारित नवाचारों को जोड़ने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। छात्रों को सिखाने के परिणाम सुधारने पर भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। चूंकि देखा जा रहा है कि दुनिया बदल रही है, एआई के जमाना आ चुका है, लेकिन जो बच्चे हैं इस ट्रेंड को समझ नहीं पाते। चूंकि पहले शिक्षक नहीं समझ पाते हैं बच्चों तक कैसे उतारना है, उन तक पहुंचाना कैसे है, इसलिए अब शिक्षण संस्थानों में सरकार चाह रही है कि शिक्षक को इस दिशा में और मजबूत किया जाए, नवाचार की जो शिक्षा है उसको दिया जाए। तो बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ दायित्वधारियों की सूची पर भी मंथन किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार में 5 मंत्री पद खाली हैं। साथ ही वित्त मंत्री का पद प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से रिक्त पड़ा हुआ है, जबकि परिवहन मंत्री का पद चंदन रामदास के निधन के बाद खाली है। इसके अलावा 3 मंत्री पद सरकार के गठन के समय से ही नहीं भरे गए। इसी को लेकर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र 1 साल बचे हैं, तो इस वजह से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना चाहिए।
तो विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल शेष बचे हैं, लेकिन देखा गया है कि धामी सरकार में कई ऐसे मंत्रिमंडल हैं जो अभी रिक्त पड़े हुए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल वो वित्त मंत्री थे, लेकिन देखा गया है किस तरह से विवाद हुआ और इस विवादों के बीच में वो फंसते नजर आए और इसी बीच उनका इस्तीफा भी हुआ। लेकिन अब तक रिक्त पड़ा हुआ है ये पद वित्त मंत्री का, चूंकि बजट भी पेश करना है और बजट पेश करने वाला आखिर किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए और ये जिम्मेदारी किसके हिस्से में जानी चाहिए, इस पर भी मंथन किया गया है। लेकिन परिवहन मंत्री का पद जो है चंदन रामदास के निधन के बाद ये भी पद खाली है। 3 मंत्री पद सरकार गठन के समय से ही नहीं भरे गए, यानी कुल मिलाकर 5 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं और चुनाव में अभी शेष 1 साल बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर किस तरह से विचार करती है, मंथन करती है, चूंकि ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है कि जो 3 मंत्रालय पहले से खाली हैं, 2 मंत्रालय अभी हुए खाली, इनको इन 5 को कैसे फिल किया जाता है, कैसे इसको भरा जाएगा। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन हुआ और होगा भी आखिर, और इसी को लेकर तमाम जो चर्चाएं थी रिक्त पदों को लेकर अब वो चर्चाएं तेज होती हुई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। फायर सीजन शुरू होते ही जलने लगे हैं उत्तराखंड के जंगल। फायर सीजन के पहले दिन ही 30 जगह से अलर्ट आया है। राज्य में 42 हेक्टेयर के तकरीबन जल चुके हैं जंगल। वन विभाग ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए इंतजाम किए हैं। 1438 क्रू स्टेशनों के साथ फायर वॉचर भी तैनात किया गया है। वन विभाग जन जागरूकता के भी प्रयास कर रही है। अमूमन ये देखा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में कि फायर की घटना सामने आती है। फायर सीजन से पहले ही 30 जगहों पर यह अलर्ट दे दिया गया। राज्य में 42 हेक्टेयर के तकरीबन जो जंगल हैं वो भी आधे अधूरे जल चुके हैं। क्रूज स्टेशन के साथ अब इस बार तैयारी दुरुस्त की जा रही है। वन विभाग जन जागरूकता के भी प्रयास कर रही है और इसके साथ साथ फायर सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल जो हैं वो अब जलने लगे हैं। अब सोचिए जरा कि जंगल में जब जिस तरह से आग लगती है तो उसमें वन्य जीवों को कितना नुकसान पहुंचता है। और ये जो वन जीव हैं वो गांव का रुख करते हैं पहाड़ों से, और ऐसे में मैदानी क्षेत्रों का जब रुख करते हैं तो खतरा और भी मंडराता है। और जब जंगल में आग लगती है इस तरह से पहाड़ी इलाकों में फायर सीजन के दौरान, तो ये बहुत सारे नुकसान के एक और ये बड़े संकेत मिलते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। ऋषिकेश में मकान के अंदर गैस सिलेंडर फटा है। 2 मंजिला घर जलकर खाक हो गया है। 12 दिन पहले अवैध गैस रिफिलिंग पड़ी हुई थी और अचानक तेज धमाके के साथ दुकानों से आग की लपटें उठी हैं और दमकल की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत रही कि घटना में किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। ऋषिकेश में मकान के अंदर गैस सिलेंडर फटा है। 2 मंजिला घर जलकर राख हो गया और 12 दिन पहले अवैध गैस रिफिलिंग पकड़ी गई थी। अचानक तेज धमाके के साथ दुकान से आग की लपटें उठी हैं। अब इस पर पूरी पड़ताल की जाएगी। जांच के दौरान क्या कुछ निकल कर के सामने आता है, क्या कुछ गलत तरीके से यहां पर गैस की रिफिलिंग की जा रही थी, आखिर क्या कनेक्शन है। अब जिस तरह से ये देखा गया है कि 2 मंजिला जो ये मकान है वो अब जलकर राख हो चुका है। 12 दिन पहले गैस रिफिलिंग अवैध तरीके से पकड़ी गई थी, तो अब शक जो है यहां पर ये होने लगा है कि क्या अलग तरीके से इस पर यहां पर गैस रिफिलिंग की जा रही थी। हर्ष सैनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, अब जिस तरह से इस मकान के अंदर अवैध तरीके से कुछ दिन पहले गैस रिफिलिंग की जा रही थी और अब इसी मकान में ये खबर मिल रही है कि अब ये मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, क्या अपडेट निकलता हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ऋषिकेश का ये पूरा मामला है। चंद्रेश्वर नगर की ये घटना है। आज सुबह का ये पूरा मामला है। सुबह एक मकान में गैस सिलेंडर की विस्फोट घटना से पूरे तरीके से इलाके में मच गई है।
के दस्तियों के अनुसार घर से अचानक जो लगते हैं वो उठने लगी थी। कुछ देर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई थी। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक मौके पर करीब 4 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ है, जिससे आसपास के घरों में दहशत फैल गई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत बचाव की कोशिशें की है। स्थिति पर काबू पाने के लिए संबंधित विभाग को सूचना दी गई। अगर शुरुआती जानकारी की हम बात करें तो गैस कि हादसे के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। अगर स्थानीय स्तर की बात करें तो ये बताई जा रही है कि बड़े जो गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडर में गैस के दौरान ये हादसा बताया गया है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। घटना ने एक बार फिर से अवैध गैस रिफिलिंग और सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। अगर इसकी बात की जाए तो हादसे की जांच की मांग की गई है। साथ ही जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया है, लेकिन दुकान में जो मकान में पूरी तरीके से यहाँ पर सामान रखा था वो कहीं ना कहीं जलकर पूरी राख हो गया है। वहीं गनीमत ये रही घटना के किसी के हताहत होने की अभी कोई सूचना नहीं है। हादसा ये टलने से यहाँ पर बचा है। रियायती इलाके में सिलेंडर सुरक्षा को लेकर सवाल फिर से वही खड़ा हुआ है कि प्रशासन से सख्त जांच और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की स्थानीय लोगों ने बिल्कुल मांग की है। हालांकि पूरे मामले में अभी तक फौजी के साथ होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच में प्रशासन लगातार इस मामले में जुटा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया हर्ष सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर की क्या कुछ और अपडेट निकल करके सामने आता है। ऋषिकेश में जिस तरह से एक मकान में आग लगता है और इसमें सिलेंडर फटने की वजह से आग लगता है, उससे बहुत कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन क्या आखिरी जांच में निकल करके सामने आएगा, रहेगी हमारी नजर। तो कांग्रेस का लोकभवन घेराव से पहले नगर आयुक्त ने कांग्रेस के बैनर व पोस्टर हटवाए। इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। राज्यपाल आवास कूच करने का काम कांग्रेस के तमाम साथी और आमजन करने का काम कर रहे हैं। इस कूच को सफल बनाने के लिए देहरादून अस्थायी राजधानी में कांग्रेस के साथियों ने प्रचार प्रसार की जो सामग्री लगाई हुई थी उसको नगर निगम द्वारा जो है हटाया जा रहा है। कई जगह हमारे साथी इसका विरोध भी करने का काम कर रहे हैं। मैं नगर पालिका प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमेशा भाजपा की सरकार नहीं देखी। सरकार आती है और चले जाती है और इस तरीके का कृत्य निश्चित रूप से असहनीय है। मैं पुलिस प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी और सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आज का जो कूच है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है और ये कूच सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। इसलिए इस तरीके का कृत्य अगर अधिकारी करेंगे तो निश्चित रूप से इसको जो है कांग्रेस अपने जहन में रखेगी और समय आने पर ऐसे अधिकारियों को जो है दंड देने का भी काम करेगी। मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं और देहरादून और प्रदेश के आमजन से कहना चाहता हूं कि इस तरीके का व्यवहार जो है सरकार के इशारे पर अधिकारी कर रहे हैं, हम इसकी निंदा भी करते हैं, इसकी भर्त्सना भी करते हैं। सवाल ने मुख्यमंत्री के कहने पर ये सब किया, तो अगर कांग्रेस की परवाह नहीं है तो क्यों इतने डरे हुए हैं? और मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार को कि ये अराजकता वाले काम न करें। राजनीतिक दल धरना विरोध प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार के अराजक कोशिशें अगर ये लोग करेंगे अधिकारियों से मिलकर तो आगे आने वाले समय के लिए ठीक परंपराएं नहीं है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के राजभवन कूच को लेकर कटाक्ष करती हुई नजर आई है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। हजारों की तादाद में लोग उस शिविर में आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। कांग्रेस इन सब से भयभीत है, चिंतित है, हताश है, निराश है। इसके कारण से वो घेराव का ये घेराव, कल वो घेराव एक टोल किट के रूप में काम कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी से एक आत्मीय जुड़ाव बने रहने का संकल्प लिया है और उनका निरंतर हमें विश्वास मिल रहा है। तो इसलिए हम समझते हैं कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, कांग्रेस हम देखते हैं कि गाहे बगाही हम देखते हैं सही कि अपने नेताओं में ही उनमें एक राय नहीं है। इसी घेराव को लेकर भी देखिए कि आप वो प्रयास तो कर रहे हैं कि सभी एकजुट होकर के घेराव करें, लेकिन उसके अंदर भी उनका मन मिटाव है। इसलिए कांग्रेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि हमारे साथ उत्तराखंड की जनमानस जुड़ी हुई। क्या कांग्रेस बीजेपी का जो संगठन है अब
तो प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहने पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा सत्यापन अभियान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सत्यापन अभियान को गंभीरता से न लेने वालों को एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। निश्चित तौर पर जैसा आप अवगत हैं कि हमारा जो वेरिफिकेशन है, टेनेंट वेरिफिकेशन हैं, समय समय पर मीडिया के माध्यम से, हमारे अपने जनसंपर्क के माध्यम से उनको हमेशा हम ये ब्रीफ करते हैं कि अगर आप टेनेंट रखें या फिर कोई भी एम्प्लॉय रखें या फिर अपने यहाँ पे हाउस होल्ड हेल्प रखें, उसका वेरिफिकेशन कराएं। अगर किसी तरीके से अगर वो वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ में भी हमने पहले भी जैसे हम कार्रवाई करते आ रहे हैं और भी हम आगे चल के अगर ये इतना जानने के बाद भी अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो हम उनके खिलाफ में भी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।